सभी को मेरा नमस्कार। कुछ दिनों के अंतराल के उपरांत पुनः आपके बीच में उपस्थित। आज जनसंचार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जनसंचार अर्थात अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों में प्रयोग की जाती है। कक्षा 12वीं में जो तीसरा अध्याय विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन इस बार दिया जाएगा परीक्षा के दौरान, उसे आज यहाँ पर हम शिक्षण का विषय बना रहे हैं। सीबीएसई ने परीक्षा पद्धति को पूरी तरह बदल दिया है। सीबीएसई अब 2 सत्रों के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा ले रही है और 2 सत्रों में से पहला जो सत्र है वह अब आरंभ हो चुका है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा आरंभ हो जाएगी। तो इस परीक्षा में जो तरीका है, परीक्षा का तरीका, वो भी बदल गया है। अब एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पात्मक जो उत्तर हैं, उस तरह से आपको उनका चुनाव करना पड़ेगा। 4 विकल्प आपको दिए होंगे, उनमें से किसी एक विकल्प का चुनाव आपको करना पड़ेगा, वही उसका उत्तर माना जाएगा। तो अब रिवीजन भी उसी तरीके से होगा, पुनरावृत्ति हम इसी तरह से करेंगे। विकल्प देंगे और उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प एकदम सटीक है, सही है, उसका चुनाव कैसे करें, ये हम यहाँ पर इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज का अध्याय विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। जनसंचार के माध्यम, जिन माध्यमों से हम एक विशाल वर्ग तक सभी प्रकार की सूचनाएं पहुंचाते हैं, वे प्रिंट माध्यम, रेडियो माध्यम, टीवी माध्यम और इंटरनेट माध्यम। अब इन माध्यमों के लिए जो समाचार लेखन होता है उसका तरीका भी अलग होता है, क्योंकि सभी माध्यमों में जो प्रस्तुति है, समाचारों की प्रस्तुति है, कार्यक्रम प्रस्तुति है, वह एकदम अलग होती है। तो जाहिर है कि उनके लिए जो समाचार लेखन होता है उसका तरीका भी अलग होता है। अब पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। 4 विकल्प हैं और चारों विकल्पों में से सही कथन कौन सा है, उसका चुनाव हमें करना है। पहला विकल्प है, अखबार, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखने का एक तरीका होता है। एक तरीका होता है सभी के लिए, चाहे अखबार के लिए लिखा जाए, पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा जाए, रेडियो के लिए लिखा जाए, टेलीविजन के लिए लिखा जाए। अखबार, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखने का अलग अलग तरीका होता है। दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प है कि अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लेखन शैली और रेडियो और टेलीविजन के लिए लेखन शैली से अलग होती है। अखबार और रेडियो में लेखन शैली और पत्र पत्रिकाओं और टेलीविजन के लिए लेखन शैली से अलग होती है। तो इसमें अगर आप देखें तो अखबार और पत्र पत्रिकाएं मुद्रित माध्यम होते हैं, और मुद्रित माध्यम है तो जाहिर है वहां पर जो लिखा जाता है उसका तरीका, जो यांत्रिक माध्यम है रेडियो और टेलीविजन, उसके तरीके से अलग होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा कि अखबार और पत्र पत्रिकाओं में जो समाचार लेखन की शैली होती है वह रेडियो और टेलीविजन के लिए समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। तो इसका सही विकल्प तीसरा अर्थात ग भाग होगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित कथन का चुनाव आपको करना है। पहला विकल्प है, अखबार पढ़ने के लिए और रेडियो सुनने के लिए होता है। बिल्कुल सही है ये। टेलीविजन देखने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। इंटरनेट पर देखने, सुनने और पढ़ने की सुविधा होती है, ये भी सही है। तो तीनों ही विकल्प हमें सही लगते हैं, तो इसका उचित कथन होगा घ भाग अर्थात उपर्युक्त तीनों ही जो विकल्प हैं वो सही हैं, और उनको एक साथ मिला करके प्रस्तुत किया जाए तो वह सर्वाधिक उचित बन जाता है। प्रश्न 3, जनसंचार का कोई भी माध्यम पसंदीदा होने का आधार होता है
आपको चुनाव करना है। अर्थात जनसंचार के जो ये माध्यम है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी माध्यम ज्यादा अच्छा उसे लग सकता है, कोई उसे कम पसंद आता है, कोई ज्यादा पसंद आता है। तो जो पसंद का आधार होता है वो क्या होता है? तो वह पहला विकल्प है, माध्यम हमारी रुचि और स्वभाव के अनुकूल होता है। हमारी रुचि और हमारा स्वभाव किस तरह का होता है, उसके अनुकूल वो माध्यम होता है, तब हमें अच्छा लगता है। वह माध्यम हमारी जरूरतों को पूरा करता है, अर्थात हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास समय कम है या नहीं है, ज्यादा समय है, हम किस तरह के माध्यम के साथ अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। वह माध्यम हमारी पहुंच के अंदर होता है, अर्थात हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह उसे लेने के लिए एकदम अनुकूल है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तीनों ही जो विकल्प दिए गए हैं, तीनों ही विकल्प एक तरह से आधार बन सकते हैं कि कोई भी माध्यम हमारा पसंद का क्यों है। पसंदीदा माध्यम होने का आधार ये तीनों ही विकल्प यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वह भी, जरूरत क्या है, रुचि क्या है, स्वभाव क्या है, इन सबको मिला करके ही कोई भी जो माध्यम होता है वो हमारा पसंदीदा बन सकता है। जनसंचार माध्यमों की असली शक्ति, जितने भी माध्यम होते हैं, चाहे आप समाचार पत्र को लेते हैं, चाहे आप रेडियो को लेते हैं, टेलीविजन को लेते हैं या इंटरनेट को लेते हैं, आप किसी को भी लेते हैं, सभी के अलग अलग विशेषताएं होती हैं, खूबियां होती हैं, खामियां होती हैं, और सभी ही सभी व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो उनका जो खाली स्थान बीच में है, उसके लिए भरने का कार्य इन चारों में से देखा जाए तो जनसंचार माध्यमों की असली शक्ति उनके विरोधी होने में है। बिल्कुल गलत है, विरोधी होंगे तो उनका जो उद्देश्य वो पूरा नहीं होता है। प्रतिद्वंद्वी होना भी सही नहीं होता है, बल्कि पूरक और सहयोगी होने में निहित होती है, ये सही विकल्प लगता है। पूरक और सहयोगी, जो आवश्यकता जहाँ पूरी होती है, वहीं पर जो श्रोता है या दर्शक है या पाठक है वह अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेता है। तो सभी एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। यही इसका सही जो उत्तर है वो बनकर आएगा। अखबार में समाचार पढ़ने और रुक कर सोचने में, टीवी पर घटनाओं को देखने में और रेडियो पर खबरों को सुनने में, ये तीन खालिस्तान दे रखे हैं यहाँ पर। तो ये खालिस्तान क्या आएंगे, उनका यहाँ पर आपको चुनाव करना है कि सही क्रम क्या हो सकता है। यानी पहला जो खालिस्तान है वहां पर क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा और तीसरे में क्या आएगा। तो अगर हम देखें कि समाचार को पढ़ते हैं, रुक कर सोचते हैं, तो उससे हमें एक संतुष्टि मिलती है। और टीवी पर आप सजीव चित्रों को देखते हैं, वो सजीव होने का एहसास हमें होता है, ऐसा लगता है कि हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं। और रेडियो पर हम स्वतंत्र होते हैं एक तरह से, और हमें एक स्थान पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहाँ उन्मुक्तता का एहसास होता है, स्वतंत्रता का एहसास होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जितने भी यहाँ पर आपको खाली स्थान दिए गए हैं, वहां पर विकल्प जो क है वह पूरी तरह से उचित बैठता है। संतुष्टि, जीवंतता और उन्मुक्तता, ये इसका सही उत्तर बन करके आता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? बिल्कुल आसान है, प्रिंट माध्यम। सबसे पुराना माध्यम इसको कहा जाता है, मुद्रित माध्यम भी इसको कहते हैं हम। आधुनिक छापे खाने का के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? आधुनिक छापा खाना अर्थात मुद्रित, अर्थात जहां पर छपाई का कार्य किया जाता है। तो आधुनिक छापे खाने का के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, ये प्रश्न है। और इसके विकल्प दिए गए हैं 4, और इन विकल्पों में से अगर हम देखें तो सही विकल्प बनता है जर्मनी के गुटेनबर्ग को। वैसे देखा जाए तो जो प्रिंट माध्यम है वह उसकी शुरुआत चीन से हो चुकी थी, लेकिन आज जो आधुनिक छापाखाना है, अगर उसके अनुसार देखा जाए तो जर्मनी के जो गुटेनबर्ग थे वे ही सही मायने में इसके आविष्कारक माने जा सकते हैं। तो इसका उत्तर बनेगा जर्मनी के गुटेनबर्ग को। इसका
हम यहाँ पर सही विकल्प के सामने उत्तर इसको लगा देते हैं, जर्मनी के गुटेनबर्ग को। अगला प्रश्न आता है अपना, भारत में पहला छापाखाना कब खोला गया था? बहुत आसान उत्तर है, 1556 में गोवा में। इसका उत्तर बनेगा 1556 गोवा में ये खोला गया था। और भारत में जो छापाखाना खोला गया था उसका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से छापे खाने को खोला गया था? तो इसका सही उत्तर आएगा कि जो उस समय पर जो स्थिति थी और जो बाहरी शक्तियां हमारे देश में आ रही थी, वे अपने अपने धर्म का प्रचार कर रही थी और उस धर्म प्रचार के लिए पुस्तकें छापना उनके लिए अनिवार्य बन गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य बनता है कि धर्म प्रचार की पुस्तकें छापना उनका मुख्य उद्देश्य उस समय पर था। अगला प्रश्न है, मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मुद्रित माध्यम, छपा हुआ माध्यम जैसे अखबार है, सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो हम मुद्रित माध्यम अर्थात अखबार है या पत्रिका है, उसको हम जहां से चाहे पढ़ सकते हैं, जब चाहे पढ़ सकते हैं, भविष्य के लिए बचा करके रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो स्थायित्व है, ये इसकी सबसे बड़ी शक्ति मानी जा सकती है। किस माध्यम में गंभीर और गूढ़ बातें लिखी जा सकती हैं? गंभीर और गूढ़ बातें, अगर आप गंभीर और गूढ़ बातें, मुश्किल बातें, जटिल शब्दों में जो बातें कही जाती हैं, वे बातें अगर रेडियो पर बोली जाती हैं या टेलीविजन पर बोली जाती हैं, तो हमें उनके लिए शब्दकोश की आवश्यकता पड़ सकती है और रुकने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस आवश्यकता को पूरा केवल मुद्रित माध्यम कर सकता है। तो अगर गंभीरता और गूढ़ बातों को अगर हम लिखने का कार्य करते हैं तो वो लिखने के का जो माध्यम बनता है वो मुद्रित माध्यम बनता है। तो सही विकल्प मुद्रित माध्यम। अगला प्रश्न है, अखबार में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन हेतु स्वीकार करने की अंतिम समय सीमा। चाहे आप कहीं पर भी समाचार देते हैं, खास तौर पर मुद्रित माध्यम इसके लिए विशेष माना जाता है क्योंकि वहां पर छपाई का कार्य होता है और रात को 12 बजे तक ही केवल जो समाचार है वो स्वीकार किए जाते हैं प्रकाशन हेतु। देखिए, थोड़े से अपरिहार्य जो कारण होते हैं, स्थिति होती है, वो अलग चीज होती है, लेकिन आमतौर पर जो देखा जाए तो रात के 12 बजे तक स्वीकार करने की अंतिम समय सीमा होती है। तो इसको अखबारी भाषा में अगर कहा जाए तो इसका नाम क्या होता है? डेडलाइन। तो इसको पहला विकल्प आता है डेड लाइन। अब समाचार पत्र जो होता है उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे समाचार होते हैं और उनको अलग अलग पन्ने पर छपा जाता है। अलग अलग पहला पेज है या अंतिम पेज है या बीच वाला पेज है, ऊपर छापा गया है, उसमें बीच में छापा गया है, बड़े बड़े अक्षरों में छापा गया है या छोटे छोटे अक्षरों में छापा गया है। आप कई तरीके से समाचारों को आप देख सकते हैं। तो किसी भी समाचार को अखबार में जगह मिलती है, किस पन्ने पर जगह मिलती है, तो वो आधार कौन सा होता है? वो आधार होता है कि समाचार कितना महत्वपूर्ण है और समाचार पत्र में कितनी जगह बाकी है। इसके आधार पर उसको जगह दी जाती है। यानी कि समाचार जो छप रहा है, छपने के लिए आया है, वो कितना महत्वपूर्ण है और समाचार पत्र में जगह कितनी बाकी है, यही आधार बनता है कि समाचार को अखबार में जगह कहाँ मिलेगी। इस माध्यम को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। श्रोताओं से संचालित, श्रोता यानी कि सुनने वाले, तो सुनने वाले तो जाहिर है कि रेडियो माध्यम में होते हैं। तो श्रोता यानी कि जो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे संचालित माध्यम होता है रेडियो माध्यम। ये एक रेखीय माध्यम कहलाते हैं। एक रेखीय, इनको एक रेखीय माध्यम कहे जाते हैं हमेशा रेडियो और टेलीविजन माध्यम। इनको हम एक रेखीय माध्यम कहते हैं, रेडियो और टेलीविजन माध्यम। कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें पहचानना है। उल्टा पिरामिड शैली में सूचनाओं को घटते क्रम में लिखा जाता है, अर्थात पहले सबसे महत्वपूर्ण बात को लिखा जाता है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण बात को लिखा जाता है।
इस शैली में अर्थात उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमैक्स खबर के बिल्कुल शुरू में आता है। ये भी बिल्कुल सही है। जब महत्वपूर्ण बात पहले आती है तो क्लाइमैक्स भी पहले आएगा। उल्टा पिरामिड शैली में निष्कर्ष निकाला जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा शक पैदा होता है। और चौथा अगर हम देखें तो उल्टा पिरामिड शैली में खबर को 3 हिस्सों में, बिल्कुल 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अब वैसे भी हम पहचान सकते हैं कि देखिए उल्टा पिरामिड शैली में सूचनाओं को घटते क्रम में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। क्लाइमैक्स शुरू में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। और 3 हिस्सों में खबर को बांटा जाता है। वो आता है ना अपना इंट्रो यानी मुखड़ा, बॉडी यानी विषय वस्तु और अंत में आता है समापन। तो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो अगर हम देखें तो गलत इसमें एक ही आ रहा है, और वो है उल्टा पिरामिड शैली में निष्कर्ष निकाला जाता है, ये गलत है। वैसे भी समाचार केवल जो देखा वो लिखा जाता है, उसमें जो संवाददाता उसकी तरफ कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। तो जो गलत कथन है वो यही है कि उल्टा पिरामिड शैली में निष्कर्ष निकाला जाता है, ये गलत है। जो प्रश्न संख्या 17 है उसमें भी यही है कि हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है रेडियो प्रसारण के लिए समाचार कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाता है। हस्तलिखित समाचार कॉपी का प्रयोग होना चाहिए। जब ऊपर आ गया कि टाइप किया जाना चाहिए, तो हस्तलिखित कैसे आ गई? हाथ से लिखी हुई समाचार कॉपी तो होनी ही नहीं चाहिए। चलिए हम आगे भी देख लेते हैं एक बार। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए, बिल्कुल सही है। पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए, यानी पन्ना पलटने की नौबत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रेडियो प्रसारण है उसमें जो संचालक है जो समाचार को पढ़ता है, वह अगर किसी और व्यक्ति की लिखी हुई कॉपी को पढ़ेगा तो हो सकता है उसको उसकी लिखाई समझ में ना आए। तो वहां पर प्राथमिकता दी जाती है कि जो समाचार कॉपी है वो टाइप की हुई आए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि जो गलत कथन है वो ये है कि हस्तलिखित का समाचार कॉपी होनी चाहिए, नहीं ये गलत है, बल्कि टाइप्ड कॉपी का प्रयोग होना चाहिए। कंप्यूटराइज टाइप कॉपी होनी चाहिए, तभी वो समाचार सही मायने में पढ़ा जाएगा, अर्थात गलती होने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? हस्तलिखित समाचार कॉपी का प्रयोग होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है, हमें यही बताना है। यहाँ पर भी पहला विकल्प है टीवी में विजुअल और वॉइस ओवर के साथ दो तरह के आवाजें और होते हैं। टीवी में क्या क्या होते हैं? दृश्य होते हैं, शब्द होते हैं। यही दो चीजें टीवी में अगर हम देखते हैं कि प्रमुखता के साथ दिखाए जाते हैं, विजुअल अर्थात दृश्य, और वॉइस ओवर यानी कि जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग है। तो ये कहते हैं कि दो तरह की आवाजें और आती हैं, दो तरह की आवाजें और होती हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि दो तरह की आवाजें और भी होती हैं। ये जो उनको आप पढ़ते हैं कि एक तो नेट साउंड होती है और बाइट होते हैं, ये और आवाजें होते हैं। नेट साउंड यानी कि जो प्राकृतिक आवाजें होती हैं वो भी होती हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। बाइट दो वॉइस ओवर का अंतराल भरने के लिए पुल का काम करते हैं। बाइट अर्थात जो कथन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दो वॉइस ओवर अर्थात जब वहां पर जो संचालक होता है वो बोलता है तो उनके अंतराल को भरने के लिए पुल का कार्य बाइट करते हैं, बिल्कुल सही है। शूट करते समय खुद ब खुद आ जाने वाली आवाजें नेट साउंड कहलाती हैं, बिल्कुल सही बात है। खुद ब खुद आते हैं, जैसे कि जो समाचार संवाददाता के द्वारा बताया जा रहा है उसमें अगर आंदोलन कहीं पर हो रहा है तो नारे लगाने की आवाज होती है। या जंगल में कहीं शूटिंग हो रही है, वहां पर शूट किया जा रहा है, तो मान लीजिए वहां चिड़िया चहचहा रही हैं तो वो प्राकृतिक आवाज आती है। अर्थात समाचार के पृष्ठभूमि में जो आवाजें प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध हो जाती हैं उनको हम नेट साउंड कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। टीवी खबरों के 8 चरण होते हैं, बिल्कुल गलत है। टीवी खबरों के 8 चरण नहीं होते, बल्कि 7 चरण होते हैं। और हम यहाँ पर इनको रिवाइज भी कर लेते हैं। ये चरण होते हैं सबसे पहले जैसे कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, और दूसरा होता है ड्राई एंकर, फिर तीसरा होता है फोन इन, चौथा होता है एंकर विजुअल, और पांचवा होता है एंकर बाइट, छठा लाइव, और सातवां एंकर पैकेज। तो गलत विकल्प होता है
घ विकल्प गलत है। ये जो कहता है कि इसमें 8 चरण होते हैं, 8 नहीं होते हैं बल्कि 7 होते हैं, तो ये विकल्प गलत है। अगला जो प्रश्न है, इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि, अब विकल्प दे रखे हैं। ये तो सभी को पता है कि इंटरनेट सबसे ज्यादा आजकल प्रयोग में लाया जा रहा है, उसके बिना तो हम रहने की संभावना भी नहीं कर सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो कनेक्शनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहला विकल्प है, इंटरनेट पर हम हर कहीं की खबरें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। आवश्यकता अनुसार किसी भी समय के अखबार को निकाल सकते हैं, ये भी सही है। और तीनों ही विकल्प एकदम सही लग रहे हैं, तो इसका सही उत्तर आएगा घ अर्थात उपर्युक्त सभी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर सच्चे अर्थ में पत्रकारिता की शुरुआत। ये कहता है वैश्विक स्तर पर सच्चे अर्थों में पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई है वह कौन से समय पर हुई है। यहाँ पर प्रश्न को समझिए आप थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम अभी तक पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपको पजल होने की आवश्यकता नहीं है। एक तो हम बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पर 3 दौर आ चुके हैं इंटरनेट पत्रकारिता के। जो पहला दौर है वो 1982 से 1992 तक था, तो दूसरा दौर था 1993 से 2001 तक, और तीसरा दौर था वो 2002 से अब तक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि सच्चे अर्थ में पत्रकारिता की शुरुआत, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है सच्चे अर्थ में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, तो उसका सही उत्तर जो आएगा वो आएगा 1983 से 2002। ये सच्चे अर्थ में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत इस दौरान हुई थी वैश्विक स्तर पर। निम्नलिखित में से वेब भाषा कौन सी है। वेब भाषा अर्थात जिस भाषा में इंटरनेट या टेलीविजन, ये जो हमारा कंप्यूटर है वो खबरों को या भाषा को प्रसारित करता है, वो कौन सी है। ये हमारा HTML होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये HTML ये भाषा होती है, वेब भाषा इसको कहा जाता है, जो कंप्यूटर अर्थात इंटरनेट पर प्रयोग में लाई जाती है। प्रश्न संख्या 22 है यहाँ पर, भारत में अब इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। बात हुई है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर अब चल रहा है। दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1993 से माना जाता था, 1993 में पहला दौर शुरू हुआ था, और दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ था, और जो अब तक चल रहा है। तो इसका सही विकल्प है दूसरा दौर। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अब दूसरा दौर चल रहा है। भारत की पहली साइट किसे कहा जाता है। rediff.com को, रेडिफ को हमारी भारत की पहली साइट कहा जाता है। अब अंतिम प्रश्न है, हिंदी का कौन सा अखबार प्रिंट रूप में न होकर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है, अर्थात आभासी मंच पर है, उसकी हार्ड कॉपी नहीं है। वो हमारे यहाँ पर जैसे कि बाकी अखबार आते हैं उस तरह से हमारे सामने उपलब्ध नहीं होता है। तो कौन सा है जो केवल कंप्यूटर पर इंटरनेट पर आपको मिल सकता है, जो आभासी मंच पर आपको मिल सकता है, वो है प्रभास साक्षी। ये हिंदी का अखबार है जो कि आपको केवल इंटरनेट पर मिलता है, उसकी यहाँ पर आपको सामान्य जो अखबार होते हैं उनकी तरह वो नहीं मिल पाता है। तो ये थे आज के हमारे सभी बहुविकल्पात्मक प्रश्न, और इसी तरह से हम जो अगला अध्याय है उसको अभी इसी तरह से बना करके लेकर आएंगे। आप इनको और भी अच्छी तरह से, जितने भी प्रश्न आप ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, उतना ही अच्छा अभ्यास आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का हो जाएगा।